अस्सलाम वालेकुम। तो आगे बढ़ते हैं विद द चैप्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और हम क्या पढ़ रहे थे? हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे लोसाई अप्लाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और हमने 10 रूल्स पढ़ लिए थे। तो स्टार्ट करते हैं विद द 11th रूल। और 11th रूल से हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट के बारे में। हम पढ़ेंगे बेसिकली लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो 11th रूल क्या है भाई? कि अगर आपके पास आर्ग जी बराबर हो थीटा के, तो इसका लोकस ऑफ पॉइंट्स क्या होगा? द लोकस of points for this is a half line. The locus of points is a half line, half line starting from origin, starting from origin मतलब O, ठीक है, and making an angle of theta from the horizontal or the real axis। ठीक है। तो ये बता रहा है बेसिकली कि अगर आपके पास आर्क जी इज इक्वल टू थीटा हो, तो इसमें आप लोकस ऑफ पॉइंट्स क्या बनाएंगे? लोकस ऑफ पॉइंट्स बेसिकली आपके पास होगी हाफ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल और दी रियल एक्सिस। अब सवाल ये है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई इस केस में हम क्या बनाएंगे? हाफ लाइन। अब हाफ लाइन होती क्या है? तो याद रखो, हाफ लाइन क्या होती है? इट इज अ लाइन दैट कैन नॉट गो बियॉन्ड गो बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट। it can only be extended it can only be extended in one direction only। ठीक है। this is because this is because if it will go if it will go beyond the starting point, तो क्या मसला होगा? अगर स्टार्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड जाती है, then the quadrant the quadrant in which the line is moving will be will change। quadrant बदल जाएगा। ठीक है। will change, thus theta will change, and hence argument z is equal to theta will not be valid। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये स्टार्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड क्यों नहीं जाती? क्योंकि अगर जाएगी तो इसका क्वाड्रेंट बदल जाएगा, जिसकी वजह से थीटा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। आर्ग्यूमेंट आपका आपका बदल जाएगा ना, क्वाड्रेंट बदलने की वजह से। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास रूल क्या है कि आर्ग्यूमेंट जी बराबर हो थीटा के, तो इस केस में क्या बनेगी? एक हाफ लाइन बनेगी स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन विद अ एंगल थीटा फ्रॉम द रियल एक्सिस। ठीक है। तो अगर लेट से मेरे पास एग्जांपल दी हुई है, आर्ग्यूमेंट जी इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, मुझे इसका लोकस बनाना है। तो किस तरह बनाऊंगा? मैंने आर्गन डायग्राम ड्रॉ की। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे आर्ग जी इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 है, तो मेरी हाफ लाइन स्टार्ट होगी फ्रॉम दी ओरिजिन
ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, और मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपके पास, ये आपकी बन गई हाफ लाइन, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन और एक्सटेंडिंग इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो ये हाफ लाइन सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में ही एक्सटेंड कर रही है। ऐसा क्यों है? यहाँ पर क्यों नहीं एक्सटेंड कर रही है इस डायरेक्शन में? क्योंकि अगर यहाँ पे इसको एक्सटेंड करूंगा तो इसका जो क्वाड्रेंट है वो बदल जाएगा। ये इसका रीज़न है। और जब क्वाड्रेंट बदल जाएगा तो थीटा की वैल्यू भी बदल जाएगी, और जब वो बदलेगी तो आर्ग्यूमेंट जी जो है वो इसके लिए वैलिड नहीं होगा, वो भी इट विल ऑल्सो चेंज। ठीक है, तो ये रीज़न है। तो ये आपने हाफ लाइन शो कर दी, एक्सटेंड हो रही है इन वन डायरेक्शन। ठीक है, और विथ थीटा, थीटा क्या दिया हुआ है आपको? पाई अपॉन 4। तो थीटा क्या है? पाई अपॉन 4। तो ये आपने ड्रॉ कर लिया, लोकस ऑफ आर्क जी इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। ठीक है, सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। लेट से एक और एग्जांपल दी हुई है आपको, आर्क जी इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 4। आर्क जी इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 4। ठीक है, तो अब देखो भाई, अब खुद देखो, यहाँ पे जो रूल क्या था, आर्क जी इज इक्वल टू थीटा, और यहाँ पे खुद देख लो भाई, थीटा जो है वो क्या है? माइनस, उस पे माइनस लगा हुआ है। मतलब जो थीटा है, जो हमारी हाफ लाइन है, जो हमारी हाफ लाइन है, वो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। सही है, तो क्योंकि यहाँ पे पाई अपॉन 4 है, पाई अपॉन 4 क्या होता है? 45। तो ऑब्वियसली ये क्या शो कर रहा है? -45, -45। इसका मतलब क्या हुआ कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, -45 का मतलब है कि ये ऑब्वियसली जो है हाफ लाइन बनेगी, वो बनेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना? फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आपका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? -पाई अपॉन 4। क्योंकि आप पढ़ चुके हो रेंज किस तरह होती है, ये 0 होता है, ये होता है -पाई अपॉन 2, और ये होता है -पाई, है ना? तो -पाई अपॉन 4 यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा हम ये देखेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि हमारी हाफ लाइन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ठीक है, और स्टार्ट ऑब्वियसली कहाँ से होगी? ओरिजिन से, क्योंकि सिर्फ आर्ग्यूमेंट जी लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप क्लियर है किस तरह हमने लोकस ऑफ पॉइंट्स बनाया फॉर आर्ग्यूमेंट जी इज इक्वल टू -पाई अपॉन 4। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। तो लेट्स से हमें दिया हुआ है, एग्जांपल दी हुई है, आर्ग्यूमेंट जी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है इसमें भी कि जो हाफ लाइन है हमारी वो स्टार्ट होगी फ्रॉम दी ओरिजिन, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में बनेगी? तो ये देख लेते हैं। तो मुझे बताओ 2 पाई अपॉन 3 का मतलब क्या है? 2 पाई अपॉन 3 मतलब क्या हुआ? 2 × 80/3, है ना? तो ये 120 एंगल दिखा रहा है डिग्रीज में, अगर हम देखें तो 2 पाई अपॉन 3 क्या है? 120 डिग्री एंगल, है ना? तो मुझे बताओ, अगर हम आर्गन डायग्राम ड्रॉ करें तो 120 डिग्री, ये रेंज है हमारे पास होती है, 0 पाई अपॉन 2 मतलब 90 डिग्री, और पाई मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ कहीं मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी हाफ लाइन बन रही होगी इस बार। क्यों? क्योंकि हमारा जो थीटा है वो क्या है? आर्ग्यूमेंट है हमारा, थीटा बराबर होता है आर्ग्यूमेंट के ना। तो आर्ग्यूमेंट है हमारा, वो क्या है? 2 पाई अपॉन 3। मतलब और हमेशा हम आर्ग्यूमेंट इस लाइन से चेक कर रहे होते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट क्या है? 2 पाई अपॉन 3, मतलब 120 डिग्री एंगल। सही है,
तो जब भी हमने इस हाफ लाइन को सेकेंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया, ठीक है, बेस्ड ऑन दी थीटा गिवन टू अस, ठीक है। तो ये था आपके पास रूल नंबर 11, जो आर्ग्यूमेंट के हवाले से है, ठीक है। तो ये इसको समझ लो दोबारा से, ठीक है, कि अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट जी बराबर हो थीटा के, तो लोकस ऑफ पॉइंट किस तरह बनता है? आप ड्रॉ करते हो हाफ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन विद द विथ एंड मेकिंग एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और द रियल एक्सिस, ठीक है। एंगल हमेशा हम ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट इस लाइन से मेजर करते हैं, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स रूल नंबर 12, जो कि इसकी ही एक्सटेंशन है। रूल नंबर 12 बेसिकली रूल नंबर 11 की ही एक्सटेंशन है, कि अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट गिवन हो z माइनस ए मॉडुलस इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, तो z माइनस ए मॉडुलस इज इक्वल टू थीटा, तो इस केस में जो लोकस ऑफ पॉइंट्स बनेगा, द लोकस ऑफ पॉइंट्स इज अ हाफ लाइन, is a half line starting from the complex number a a making an angle of theta with the horizontal, ठीक है। अब यहाँ पे फर्क क्या है कि आपके पास माइनस ए आ गया, जहां पर ए जो है क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस केस में फर्क क्या होगा, जो आप हाफ लाइन ड्रॉ करोगे उसका जो सेंटर है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो ओरिजिन नहीं होगा, बल्कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर ए होगा। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ जी माइनस 2 + 3 i इज इक्वल टू पाई अपॉन 3, ठीक है। तो आपके पास तो बताओ ए क्या आ गया, ए क्या है, 2 + 3 i, मतलब जो हमारे पास हाफ लाइन बनेगी उसका सेंटर क्या होगा, 2, 3, है ना। तो आप बेसिकली आर्गन डायग्राम पे पहले 2, 3 जो स्टार्टिंग पॉइंट है मार्क करोगे, 2, 3 ये मार्क कर ली, और यहाँ से आपकी जो है हाफ लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है, कुछ इस तरह के। ये हाफ लाइन जो है विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंगल जो फॉर्म करेगी वो क्या करेगी, पाई अपॉन 3, ठीक है, पाई अपॉन 3। आई होप क्लियर है, ठीक है, किस तरह हमने ये हाफ लाइन ड्रॉ की है, किस तरह हमने इस कंडीशन का लोकस ड्रॉ किया है, ठीक है। बस फर्क क्या है कि हाफ लाइन जो है स्टार्ट हो रही है फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और अगेन एंगल जो आर्ग्यूमेंट है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ही आप फॉर्म करोगे, ठीक है, जो कि इस केस में ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना। आई होप बात क्लियर है। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल चेक करें, एक और क्वेश्चन देखें, तो लेट से आपको दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट z + 2 - iइज इक्वल टू पाई अपॉन 4। अब देखो भाई, इस केस में जो है आपके पास z के बाद प्लस है, मतलब z और कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान प्लस आया हुआ है, जबकि जो रूल था उसमें क्या था, माइनस था। तो आप क्या करोगे, यू विल नीड टू कन्वर्ट दिस प्लस इनटू माइनस। किस तरह करोगे, कि आप माइनस कॉमन ले लोगे फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - i। तो जैसे ही आपने वो लिया, माइनस कॉमन लिया, तो ये बन गया -2 और ये बन गया +i।
तो आपके पास ए क्या हो गया, ए हो गया -2 + मतलब जो सेंटर आपको मिल गया, क्या मिल गया, -2, 1। तो इसको आप पहले आप मार्क करो ऑन द आर्गन डायग्राम, -2 + 1। ठीक है, ये सेंटर आ गया। और आपने इस सेंटर से ही आर्गन डायग्राम, सॉरी, हाफ लाइन ड्रॉ करी। इस सेंटर से ही आपने हाफ लाइन ड्रॉ की, इस तरह शो की। और जो कि फॉर्म कर रहा है एंगल π/4 विद द हॉरिजॉन्टल। आई होप क्लियर है। ठीक है। अच्छा, बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द टुवर्ड्स मोर रूल्स, यू शुड नो सर्टेन थिंग्स रिगार्डिंग इनक्वालिटीज। कि अगर हमारे पास ये लाइन बनी हुई है, वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन के इस तरफ वाला रीजन कहलाता है ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, और इस तरफ वाला रीजन कहलाएगा ऑब्वियसली लेसर देन, इक्वल्स टू, है ना। सिमिलरली अगर लाइन इस तरह बनी हुई है, तो लाइन के ऊपर वाला एरिया जो है कहलाएगा ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, और नीचे वाला जो हिस्सा है, लाइन के नीचे जो हिस्सा है, वो कहलाएगा लेसर देन, इक्वल्स टू। क्लियर है। सिमिलरली अगर हमारे पास एक स्लांट लाइन बनी हुई है कुछ इस तरह, तो स्लांट लाइन के इस तरफ वाला हिस्सा कहलाएगा ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, और ये कहलाएगा लेसर देन, इक्वल्स टू। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास स्लांट लाइन इस तरह बनी हुई है, तो इसके ऊपर वाला हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा कहलाएगा ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, और नीचे वाला हिस्सा कहलाएगा लेसर देन, इक्वल्स टू। ठीक है। और अगर लाइन स्लांट लाइन है लेकिन डॉटेड बनी हुई है, तरह डॉटेड बनी हुई है, तो इस लाइन के इस तरफ वाला हिस्सा कहलाएगा सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन। इक्वल्स टू क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि लाइन क्या है, डॉटेड, और ये कहला रहा है लेसर देन। ठीक है। सिमिलरली अगर लाइन इस तरह बनी हुई है डॉटेड, तो ये हिस्सा कहला रहा है ग्रेटर देन, और ये कहला रहा है लेसर देन। ठीक है। इक्वल्स टू क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि लाइन क्या है, डॉटेड, मतलब लाइन के जो लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो शामिल नहीं है, ये मतलब है इसका। ठीक है। सिमिलरली अगर अगेन लाइन डॉटेड है, इस तरह बनी हुई है हॉरिजॉन्टल, तो ये जो है कहलाएगा ग्रेटर, और ये कहलाएगा लेसर देन। और अगर लाइन वर्टिकल है, तो ये कहलाएगा ग्रेटर, और ये कहलाएगा लेसर देन। सही है। तो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट रूल्स। ठीक है। रूल नंबर 13 है आई गेस, 13 है, हाँ, ठीक है। तो रूल नंबर 13 बोलता है कि अगर आर्ग्यूमेंट जी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा हो, तो फिर हम इसका कौन से पार्ट्स शेड करेंगे। तो हमें पता है यार कि अगर आर्ग्यूमेंट जी इक्वल टू थीटा हो, तो हम किस तरह बनाते हैं लोकस ऑफ पॉइंट्स, कि हम जो हमारे पास हम हाफ लाइन ड्रॉ करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, और एंगल जो फॉर्म हो रहा होता है वो होता है थीटा फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है। लेकिन अब देखो हमने हाफ लाइन तो ड्रॉ कर ली, अब लेकिन वो कह रहा है कि आर्क जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें
इस लाइन के, ये लाइन है हमारे पास इस तरह बन रही है, तो इसके ऊपर वाला हिस्सा ग्रेटर देन इक्वल टू वाला हिस्सा शेड करना पड़ेगा कुछ इस तरह। ठीक है, आई होप क्लियर है। सिमिलरली, अगर आपको रूल नंबर 14 की बात करें, उसमें दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट z लेस देन इक्वल टू थीटा है, तो इसमें आप पहले ड्रॉ करोगे हाफ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, थीटा फॉर्म हो रहा है एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, और क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू थीटा है, तो आप ये नीचे वाला रीजन शेड करोगे। ठीक है, कुछ इस तरह शो करोगे। सही है, आई होप क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 15 की तरफ। लेट से आपको दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट जी लेस देन थीटा, सिर्फ लेस देन है, तो इसमें आप क्या करोगे, आप पहले हाफ लाइन ड्रॉ करोगे, हाफ लाइन पहले आप ड्रॉ करोगे। सही है, और क्योंकि बेसिकली हाफ लाइन स्टार्ट होगी ओरिजिन से, और लेट से इस बार थीटा जो है इस बार सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपकी हाफ लाइन कुछ इस तरह बनेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में डॉटेड होगी, क्योंकि अब की बार जो है वो जो साइन है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेस देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो हाफ लाइन है वो क्या बनेगी, डॉटेड, और जो रीजन मार्क होगा वो लेस देन वाला है, तो ये रीजन आप मार्क कर दोगे। सही है, आई होप क्लियर है बात। रूल नंबर 16 क्या है कि अगर आपको दिया हो आर्ग्यूमेंट z इज ग्रेटर देन, खाली ग्रेटर है देन थीटा, तो आप क्या करोगे, आप अगेन लेट से अब की बार थीटा जो है ना, आर्ग्यूमेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो आप स्टार्ट करोगे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन है, और आप क्योंकि इक्वल टू नहीं है, तो आप डॉटेड हाफ लाइन ड्रॉ करोगे और ग्रेटर देन वाला रीजन मार्क कर दोगे। ठीक है, रूल नंबर 17 क्या है कि अगर आपको दिया हो आर्ग्यूमेंट z माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, तो अब क्या करोगे आप, अगेन इसका मतलब क्या है कि आपकी जो हाफ लाइन है वो स्टार्ट हो रही है ए से, लेट से ए जो है, जो सेंटर है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह, तो आपने उसको मार्क किया और यहाँ से हाफ लाइन लेट से ड्रॉ की फर्स्ट क्वाड्रेंट में विथ थीटा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू वाला रीजन मार्क करना है, तो आपने आपने ये रीजन पूरा मार्क कर दिया। ठीक है, आई होप क्लियर है। सिमिलरली अगर हम बात आगे बढ़ें रूल नंबर 18 की तरफ, तो 18 क्या है कि अगर आर्ग्यूमेंट z माइनस ए लेस देन इक्वल टू थीटा है, तो इस केस में आपने पहले अगेन लेट से इस बार जो सेंटर है वो यहाँ पड़ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सेंटर पड़ रहा है। ठीक है, सही है, ठीक है, तो अब सेंटर इसका ए है ना, तो अब जो है ना, क्योंकि इस हाफ लाइन का सेंट स्टार्टिंग पॉइंट
ए है, तो इसकी जो एक्सेस है ना, जो रियल एक्सेस और इमेजिनरी एक्सेस है, वो भी अब चेंज हो जाएंगे। ये है। ठीक है। तो ऑब्वियसली आपने हाफ लाइन स्टार्टिंग पॉइंट से ड्रॉ की इस तरह। ठीक है। ड्रॉ कर ली, और बेस्ड ऑन दी गिवन थीटा, सही है। और क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू थीटा, तो आपने ये रीजन मार्क कर लिया, शेड कर लिया। ठीक है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। रोल नंबर 19। 19 में बोल रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस ए इज ग्रेटर देन थीटा। तो अगेन आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है हाफ लाइन का, वो क्या है, ए। लेट से इस बार ए जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आपने फोर्थ क्वाड्रेंट पे सेंटर मार्क किया। उसके अराउंड आपने इस तरह एक डमी एक्सेस ड्रॉ की, रियल और इमेजिनरी। ठीक है। और फिर आपने बेस्ड ऑन दी गिवन आर्ग्यूमेंट थीटा, आपने हाफ लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है। और क्योंकि ग्रेटर देन वाला एरिया मांगा हुआ है, तो आपकी जो हाफ लाइन होगी वो क्या होगी, डॉटेड। हाफ लाइन विल बी डॉटेड, क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है ना। ठीक है। और एरिया जो शेड होगा कौन सा होगा, ये वाला। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स रूल नंबर 20। 20 में बोल रहे हैं आपसे कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस ए लेस देन थीटा है, तो आप क्या करोगे अगेन। लेट्स से इस बार जो सेंटर है वो कहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। ठीक है। तो आपने फोर्थ क्वाड्रेंट पे मार्क किया, और बेस्ड ऑन द गिवन आर्ग्यूमेंट दैट इज थीटा, आपने हाफ लाइन एक डायरेक्शन में ड्रॉ कर ली कुछ इस तरह। ठीक है। और इसका ये वाला रीजन शेड कर दिया क्योंकि लेस देन है। सही है। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 बोलता है कि अगर आपको इस तरह का केस दिया हो, जेड माइनस ए मॉडुलस इज इक्वल टू जेड माइनस बी मॉडुलस, और इनका लोकस ऑफ पॉइंट्स ड्रॉ करना हो, तो लिखो अपने पास, द लोकस ऑफ पॉइंट्स विल बी अ आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of two given complex number a एंड b। तो अगर आपके पास इस तरह का केस दिया हो, z माइनस ए मॉडुलस इज इक्वल टू जेड माइनस बी मॉडुलस, जहाँ पे ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो आप क्या करोगे, आपने आर्गन डायग्राम ड्रॉ की, और आपने ए को मार्क किया ऑन द आर्गन डायग्राम। लेट से ए आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा था, और बी को मार्क किया, लेट से यहाँ पे आ रहा था बी। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को, और इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दोगे। ठीक है। इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दोगे, यही आपका क्या होगा, लोकस ऑफ पॉइंट्स फॉर दिस फॉर दिस केस। ठीक है। आई होप क्लियर है। सिमिलरली अगर आपके पास रूल नंबर 22 की बात करें, 21 था, 22 की बात करें अगर, लेट से आपको दिया हुआ है जेड मॉडुलस इज इक्वल टू
जेड माइनस ए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ भी नहीं है विद जेड। तो मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट हम लेंगे क्या लेंगे, ओरिजिन। सही है। तो इसका जो लोकस ऑफ पॉइंट क्या हो रहेगा, द लोकस ऑफ पॉइंट्स इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ origin and the given complex नंबर ए। ठीक है। तो आपने आर्गन डायग्राम ड्रॉ की, ओरिजिन को मार्क किया, लेट से कॉम्प्लेक्स नंबर ए जो था वो यहाँ कहीं था, मार्क किया आपने इसको, आपने ज्वाइन किया दोनों को, और साथ ही इस लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। वंस ड्रॉ कर दिया आपने, ये आपका लोकस ऑफ पॉइंट्स फॉर्म हो गया फॉर दिस कंडीशन। अब लेट से आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 23 क्या बोलता है कि अगर आपको उस तरह दिया हो z माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू z माइनस बी। ठीक है। तो अगेन आप क्या करोगे, आप आपने क्या किया, पहले आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर ए था उसको मार्क किया, लेट से यहाँ पे आ रहा था, और कॉम्प्लेक्स नंबर बी को मार्क किया, लेट से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा था इस तरह। आपने इन दोनों को ज्वाइन किया, आपने इन दोनों को ज्वाइन किया। ठीक है, ज्वाइन कर दिया, और इनका आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया इस तरह। ठीक है। वंस आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, अब देखो इसको शेड, हम शेड कहाँ पे करेंगे, शेड कौन सी साइड को करेंगे। तो देखो शेड करने के लिए याद रखना, हम इस तरह पढ़ेंगे इसको, z माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू z माइनस ए, z माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू z माइनस ए। तो जो ये रीजन है लेस देन वाला, इसको हम शेड कर देंगे। जो लेस देन वाला रीजन है इसको हम शेड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने किस तरह रीड किया है, z माइनस बी मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू z माइनस ए। सही है। तो इसलिए हमने ये हिस्सा शेड कर दिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 24 की तरफ। अब लेट से आपको दिया हुआ है z माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू z माइनस बी। तो अगेन आपने क्या किया, पहले ए मार्क किया, लेट से ए यहाँ पे आ रहा था, और बी लेट से यहाँ पे आ रहा था, ज्वाइन किया दोनों को। ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, इस लाइन का ड्रॉ कर दिया। अब क्या बोल रहा है, इस तरह पढ़ेंगे, z माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू z माइनस बी, z माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू z माइनस बी। ठीक है। तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इस तरफ वाले हिस्से को शेड कर देंगे, तो हमारी कंडीशन शो हो जाएगी, कि हमारा आंसर होगा। आई होप बात क्लियर है। ठीक है। सही है। आई होप क्लियर है। ठीक है। और सेम काम होगा इन केस ऑफ, अगर यहाँ पर लेट से यहाँ पर इक्वल टू नहीं होता, तो बस फर्क क्या होता, बस फर्क ये होता है कि आप जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना उसको आप डॉटेड शो करते, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आप डॉटेड शो करते इस तरह। ठीक है। बस ये फर्क होता, अगर तो यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं होता, लेकिन अभी तो है, क्योंकि अभी तो है ना, तो इसलिए फिर आप पूरा प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। आई होप बात क्लियर है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स रूल नंबर 25। रूल 25 बोलता है, बताता है हमें, ये रूल है अबाउट ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है। तो याद रखना, अगर हमारे पास लेट से एक आर्गन डायग्राम है, ठीक है, एक आर्गन डायग्राम है, ठीक है, और एक सर्कल बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे बताओ इस डायग्राम में लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट हम किस तरह निकालेंगे। तो याद रखना, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं फ्रॉम ओरिजिन यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट बन रहा है ना इस फिगर का, ये जो आर्ग्यूमेंट बन रहा है, इसको हम थीटा बोलते हैं, लेट्स से थीटा बोलते हैं। तो ये क्या है, लीस्ट आर्ग्यूमेंट। और अगर हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट चाहिए ऑफ दिस फिगर, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली साइड के अक्रॉस टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है। इससे हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, लेट्स नेम इट अल्फा। ठीक है। तो जो थीटा है ना मेरे पास, ये क्या है, लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर दिस फिगर। और जो अल्फा है वो क्या है, इट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है। ठीक है। तो याद रहे कि जो लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू है ना आर्ग्यूमेंट की, वो टेंजेंट पर जब आप पास करोगे ना लाइंस को, जब भी पॉसिबल होंगी। ठीक है, टेंजेंट पर, ठीक है, दोनों लाइंस टेंजेंट पर पास, टेंजेंट से पास हो रही हैं, टेंजेंट पर फॉर्म हो रही है ना। तो ये जो लाइन है, ये आर्ग्यूमेंट जो है, ये लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट आएगी इससे। और ये जो वैल्यू है, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होगी। ठीक है। तो लेट से अगर मेरे पास एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। लेट से मेरे पास एक डायग्राम है, उस पर सर्कल कुछ इस तरह बना हुआ है, सर्कल कुछ इस तरह बना हुआ है, ठीक है। तो मुझे बताओ इस फिगर में लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है। तो याद रहे लीस्ट वैल्यू क्या है, कि हमने लाइन पास करी एक इस टेंजेंट से, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, ऑब्वियसली जीरो है। इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, लीस्ट आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है आपके पास, लीस्ट आर्ग्यूमेंट आ गया जीरो। और अगर हमें ग्रेटेस्ट आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, तो वो क्या आ रहा है, हम सिंपली इस टेंजेंट को अकाउंट में लेंगे। तो आपके पास ग्रेटेस्ट टेंजेंट जो आ रहा है, ग्रेटेस्ट आर्ग्यूमेंट जो आ रहा है, मतलब जो वैल्यू आ रही है आर्ग्यूमेंट की, वो क्या आ रही है, 90 डिग्री, मतलब पाई/2, है ना। तो इस तरह हम ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास लेट से एक डायग्राम दी हुई है, उस पे सर्कल यहाँ बना हुआ है, तो अब अगर मुझे इस सर्कल का ग्रेटेस्ट और लीस्ट आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, तो किस तरह करूँगा। तो देखो भाई, मैंने क्या किया, मैंने सेंटर से दो लाइंस ड्रॉ की, सेंटर से दो लाइंस ड्रॉ की, और वो दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, टेंजेंट फॉर्म कर रही हैं विद द सर्कल। वो दोनों लाइंस टेंजेंट फॉर्म कर रही हैं विद द सर्कल, कुछ इस तरह। सही है। ठीक है। अब वंस मैंने टेंजेंट फॉर्म कर लिया, ठीक है, तो अब मेरा जो लीस्ट आर्ग्यूमेंट है, लीस्ट वैल्यू क्या होगी, हम यहाँ से आर्ग्यूमेंट निकालते हैं ना इस लाइन से। तो लीस्ट जो है वैल्यू क्या होगी आर्ग्यूमेंट की, थीटा। ये होगा आपके पास लीस्ट वैल्यू।
और अगर आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास आपको जो ग्रेटेस्ट वैल्यू अल्फा फाइंड करनी है तो वो होगी आपके पास ये पूरा एंगल। ये लीस्ट वैल्यू है ऑफ द आर्ग्यूमेंट और ये क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू। इस तरह हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू फाइंड द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। कि पहले आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे टू दैट सर्कल, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग ओरिजिन, ठीक है। और फिर आप इस तरह आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, लीस्ट आर्ग्यूमेंट और ग्रेटेस्ट आर्ग्यूमेंट। तो ये था आपके पास रूल नंबर 25, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं आखिरी रूल अपना फॉर दिस चैप्टर, वो है रूल नंबर 26, जो कि है अबाउट ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जी। मॉड्यूलस ऑफ जी मतलब मॉडुलस ऑफ जी इस तरह शो करते हैं हम, ठीक है। तो लेट से हमारे पास एक आर्गन डायग्राम ड्रॉ हुई है, ठीक है। उसमें एक सर्कल बना हुआ है इस तरह, ठीक है। और आपके पास जो सेंटर है सर्कल का वो क्या है, वो जेड है, ठीक है, जो आपने मार्क किया हुआ है। और ये आपका क्या है, मॉडुलस। ये क्या है, मॉडुलस ऑफ जी, ठीक है। सही है। तो अगर आपको लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है ना, ली और आपको पता है भाई ये जो सर्कल है इसका इसकी रेडियस क्या है, रेडियस है आपके पास आर, है ना। रेडियस क्या है, आर। तो अगर आपको लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जी फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली कुछ नहीं करोगे, लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए इस लेंथ में से, इस लेंथ में से आप आर माइनस कर दोगे। मतलब मॉडुलस ऑफ जी में से ये पूरी लेंथ क्या है, मॉडुलस ऑफ जी ना, तो इसमें से आप इतना हिस्सा सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जी। और अगर आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जी फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इस मॉडुलस जी में आर की वैल्यू प्लस कर दोगे, मतलब रेडियस प्लस कर दोगे। तो इस तरह आप फाइंड करते हो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जी। तो लेट्स से आपको बेसिकली एग्जांपल दी हुई है, लेट्स से आपके पास आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, z -4 + 3 i/2। तो पहले आपको एक काम करना है, इसका जो कंडीशन दी हुई है इसका आपको लोकस ऑफ पॉइंट्स ड्रॉ करना है। तो किस तरह करेंगे, आप पहले आपका जो ये क्या बन गई, रूल क्या बन गया, ये z-a = 2। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर। ए है क्या, 4 + 3 i/। तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा आपका 4, 3। तो 4, 3 आपने मार्क कर लिया, ठीक है। वंस आपने मार्क कर लिया। और अब देखो यहाँ पर रेडियस क्या है, क्योंकि पॉइंट है तो आपको सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा अराउंड दिस सेंटर, जिसकी रेडियस होगी 2। तो आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसकी रेडियस क्या है, 2, ठीक है। सही है, 2 है। तो अगर आपको, ठीक है, तो आपने ये सेंटर मार्क कर लिया, रेडियस अभी हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। अभी तो हमने बहुत रफली ड्रॉ किया है, लेकिन कॉन्सेप्ट कोई और समझाना है तो इसलिए अभी मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया इसको, ठीक है। तो रेडियस 2 है लेट से। तो आपने क्या किया, और आपसे ये भी बोला हुआ है कि इस डायग्राम में लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस जी फाइंड करें। तो आपके पास मॉडुलस जी क्या आ रहा है, पहले तो आप ये फाइंड करो ना। तो आपके पास मॉडुलस जी क्या आ रहा है, मॉडुलस जी क्या है, ये है आपके पास मॉडुलस जी, है ना। तो मॉडुलस जी क्या आ रहा है,
ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट, रियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ रहा है? 5। ये आ रहा है मॉडुलस जी। लेकिन अगर हमें लीस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ मॉडुलस जी, तो हम क्या करेंगे? इस वैल्यू में सिंपली रेडियस को सिंपली हम क्या करेंगे? रेडियस को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है? 7। 7 जो वैल्यू है क्या है? ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जी। और अगर अगर हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है तो हम 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 3। तो 3 जो है ना, ये क्या है? लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जी। तो इस तरह बेसिकली हम फाइंड करते हैं लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जी। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो ये था बेसिकली ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। विद दिस चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट वाइज, कॉन्सेप्चुअली वाइंड अप होता है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस कॉन्सेप्ट में इस चैप्टर में अप्लाई होंगे। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप इस इन सारे कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से गो थ्रू करें, सारे रूल्स को जो सिखाए हैं आपको। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे विद द सिलेबस। ठीक है, आई होप क्लियर है। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, वहाँ पर अपना क्वेरी पोस्ट करें। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करें एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।